नमस्कार, मेरा नाम स्मृति है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मीडिया की छात्रा हूँ। आज के इस पैनल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय अभिव्यक्ति की आजादी और आजादी का सवाल है। आज के इस पैनल डिस्कशन में हमारे मेहमान एक किसान नेता हैं, सत्यवान जी, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय नेता हैं। इसके अलावा सत्यवान जी संयुक्त किसान समिति के सदस्य भी हैं। सरकार द्वारा किसानी पर लाए गए 3 बिलों के विरोध में उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। आपने सरकार द्वारा किसानों की आवाज दबाने के हर प्रयास को असफल करने में भी अपनी भूमिका निभाई। हमारे अगले वक्ता सौरभ है। सौरभ एक शोधार्थी और छात्र नेता है। वे छात्र संगठन आइसा के सदस्य हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया इकाई के सचिव हैं। आप लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, जिसके चलते उन्हें और उनके अनेक साथियों को सस्पेंशन तक का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सौरभ अपने अनेक साथियों की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हाईकोर्ट तक गए और अपनी बात मनवाई। और आज आज की इस चर्चा में हमारे एक और मेहमान हैं, वैज्ञानिक, लेखक और जन कवि श्री गौहर रजा जी। गौहर सर लगातार अपनी कविताओं और चर्चाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते रहे हैं। आपने हाल ही में मिथकों से विज्ञान तक नामक किताब प्रकाशित की। गौहर सर कुछ ही देर में हमसे जुड़े। और अंत में आज की इस चर्चा को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया शोधार्थी मोहम्मद आसिफ। स्वागत है आप सभी। मैं मोहम्मद आसिफ से गुजारिश करूंगी कि वो आगे की कार्रवाई संभालें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति। स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस चर्चा का विषय है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आज़ादी और आज़ादी का सवाल। हाल ही में ऐसा देखा गया है कि सरकार के किसी भी एक्शन पर, किसी भी प्रतिक्रिया को राजद्रोह के तौर पर देखा गया। सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने वाले को किसी ना किसी तरह से अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ा है। फिर चाहे वो प्रोफेसर मेड्यूसा हो या अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महबूदाबादी, सब्यसाची, या लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शशांक परेरा हो, या अपनी बात को कहने के लिए छात्रों ने अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपनी आवाज उठाई हो। वहीं इसका एक दूसरा पहलू है, सरकार के पाले में जो लोग हैं, अभी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि सौरभ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ठीक है। वहीं सरकार के पाले में जो लोग हैं, उनकी अभिव्यक्ति को एक इम्यूनिटी से मिली हुई है। फिर चाहे वो कपिल मिश्रा हो, यति नरसिंहानंद हो, या फिर रमेश बुदेड़ी हो, जो संसद में खुले आम एक अपने अन्य साथी को आतंकवादी के पिल्ले कहते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे कई अन्य छात्र और युवा नेता जेल की हवा खा रहे हैं। ये सब, इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद मुझे 70 के दशक के युगांडा के प्रेसिडेंट की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट आई कैन नॉट गारंटी फ्रीडम आफ्टर एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो तो है, लेकिन अभिव्यक्ति के बाद स्वतंत्रता रहेगी कि नहीं, वो इसकी गारंटी नहीं कर सकते। ईदी अमीन के इस कथन पर मेरा आज ये सबसे पहला सवाल है, क्या यह आज भारत का एक सच बन चुका है? और क्या आज के समय में अभिव्यक्ति की भारी कीमत चुकाना एक नियति बन गई है? तो
सौरभ, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको अभिव्यक्ति की क्या कीमत चुकानी पड़ी और इस स्वतंत्रता को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको इसके लिए बार्गेनिंग करनी पड़ी। तो सबसे पहला मेरा सवाल है सौरभ के साथ। सौरभ। शुक्रिया आसिफ भाई, और इस पैनल डिस्कशन में शामिल सत्यवान जी को मैं सलाम करता हूं, और जनपक्ष को इस पैनल डिस्कशन में मुझे आमंत्रित करने के लिए भी शुक्रिया। जैसा कि इस पैनल डिस्कशन का टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। अभी रिसेंटली फरवरी में एक प्रोटेस्ट हुआ था जामिया के अंदर, और उस प्रोटेस्ट का थीम भी यही था हमारे, रिक्लेम जामिया, रिक्लेम द डेमोक्रेटिक स्पेसेस ऑफ और कैंपसेस। कि जामिया के अंदर 2019 में दिल्ली पुलिस और स्टेट बैक्ड एक ब्रूटल अटैक था, उसी को याद करते हुए हम लोग हर साल 15 दिसंबर के दिन एक रेजिस्टेंस की तरह याद करते हैं। और उस दिन भी हमने जब ये कोशिश की, उसके बाद हम लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिस दिए गए, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। तो मसला यही था कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, जिस डेमोक्रेटिक स्पेसेस की हम बात करते हैं अपने अपने यूनिवर्सिटीज में, उसे पूरी तरीके से अनलॉफुल बता दिया जाता है। जिस नोटिस में यह कहा गया कि जो आपका प्रोटेस्ट था वो पूरी तरीके से अनलॉफुल था, अनलॉफुल असेंबली थी, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल था। और उसी के बाद हमने देखा कि 17 स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, 2 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिए गए, जिसमें से एक मैं भी हूं। और अभी भी कैंपस के अंदर जितने भी स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज में जो डिसेंट दिखाते हैं, अपना जो प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उन्हें सस्पेंशन नोटिस सर्व कर दिए जाते हैं, उनके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटीज का ये हाल है। एक ऐसे यूनिवर्सिटी से मैं निकल कर आ रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा मिलिटराइज है। ये मिलिटराइजेशन इसलिए भी है क्योंकि जिस जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं पढ़ रहा हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया एक आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और उस आइडेंटिटी को हम इस सरकार के द्वारा सबसे बड़े पैमाने पर, सबसे खास निशाने पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मुस्लिम आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। और ये पूरी तरीके से जाहिर है कि सरकार मुसलमानों के साथ किस तरह से इनजस्टिस कर रही है, चाहे वो बुलडोजर के थ्रू हो या फिर यूएपीए के थ्रू हो, या फिर अभी हाल में ही उनके ऊपर वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत, उसका एक्ट के तहत उनके जमीनों को कब्जा किया जाना हो। तो ये चारों तरफ से पूरी तरीके से अटैक है, उस आइडेंटिटी पे अटैक है, जो कि एक फेक नेशनलिज्म का उदाहरण दिया जाता है और एक फेक एनिमी तैयार किया जाता है इस फांसीवादी सरकार के थ्रू। तो उसी सिलसिले में जामिया और एएमयू, 2 बड़े माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो इनके खास निशाने पर हैं, जिसको इरेज करना चाहते हैं उस हिस्ट्री से, जिसकी हिस्ट्री में उस कॉलोनियल लेगेसी के खिलाफ लड़ने की एक आवाज बनती रही है और वो लगातार आवाज उठाता रहा। तो सौरभ, ये बताएं कि जो आपको इसे सस्पेंशन रिवोक कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, क्या वो जाना बहुत जरूरी था? क्या ये नौबत आ गई है कि आज छोटी छोटी बातों के लिए हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्या आप ये महसूस करते हैं? अगर हम
2014 के बाद से देखें तो यूनिवर्सिटी का जो डेमोक्रेटिक स्पेस था वो पूरी तरीके से श्रिंक हो रहा है। और ये सिर्फ जामिया की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि जामिया के अलावा डीयू में, या अभी हाल में ही हमने देखा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में जब स्टूडेंट यूनियन की लड़ाई के लिए वहां पर धरने पे बैठे थे, तो वहां का एजुकेशन मिनिस्टर उनके ऊपर गाड़ी चला के निकल जाता है। अगर हम दूसरी तरफ एसयू में देखते हैं कि वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस एरिया को बचाने के लिए, उस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है। हम जब एयूडी में आते हैं और देखते हैं कि वीसी के एक स्टेटमेंट के खिलाफ जब एक स्टूडेंट ने उन्हें मेल किया तो उसके सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से सारे यूनिवर्सिटीज का यही हाल है कि वहां डेमोक्रेटिक स्पेसेस बचे नहीं है। और जो जमीन की लड़ाई रही है, जैसा कि हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटीज या फिर जो जस्टिस लविंग पीपल्स हैं, वो लगातार ये जानते हैं कि कैंपस में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपने अपने यूनिवर्सिटीज से देश की आवाज बुलंद करते रहे हैं। और उनके ऊपर जब लगातार अटैक हो रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता ही है कि यूनिवर्सिटीज अब चला कौन रहे हैं। जब हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो एनईपी के थ्रू एक फासिस्ट ऑनस्लॉट लाया गया। इन्होंने 2020 में जैसे 3 कृषि कानून पास कर दिए, 4 लेबर कोड पास कर दिए, उसी बीच में ही बिना किसी सुबुगाहट के या फिर उसे चर्चा में लाए हुए एनईपी को भी पास कर दिया गया। और ये एनईपी जब अपने पूरे तरीके से सारे यूनिवर्सिटीज में एक इम्प्लीमेंटेशन की तरह आया, तो हमने देखा कि वो 4 साल का बीए कर दिया गया और ऐसे ऐसे बोगस कोर्सेज को बीएससी। और अब हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं। मेरा सवाल अभिव्यक्ति पर है, कोर्स के ऊपर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, ये एक पार्ट हो सकता है उसमें छोटा सा। मैं सत्यवान जी से सवाल करना चाहता हूं कि गांव देहात के अंदर जब किसानों के अधिकारों पर बात आती है, तो वहां आपको क्या महसूस होता है कि उनके लिए इस आजादी का क्या मतलब है, और उनके ऊपर आजादी अभिव्यक्ति का उनके लिए क्या मतलब है, और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए क्या मतलब है, और उनकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर किस तरीके से शिकंजा कस रहे हैं। ये अभी हमने कैंपस के अंदर देखा, अभी हम समझना चाहते हैं कि यही स्वरूप गांव देहात में किस तरीके से, क्या वहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है गैर कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सत्यवान जी? जी आसिफ भाई, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आजादी है, ये एक बहुत अहम सवाल है। ये समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, विचार के लिए, जिसमें ग्रामीण समाज और हमारा किसान समुदाय भी, खेतीहर मजदूर भी सम्मिलित हैं। ये प्राणवायु की तरह हमारे संविधान या कानून में बेशक इसे मान्यता है, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ी बात यह है कि ये अधिकार एक प्राकृतिक न्याय का सवाल है। और आजादी के बाद से ही इस अधिकार के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, कटौती की जा रही है। उसके औपनिवेशिक कानून थे, उन कानूनों को अभिव्यक्ति के मामले में और भी कड़ा किया गया है। और देहात में, ग्रामीण जीवन में जो फ्यूडल जो संस्कृति थी, जात पात, अंधविश्वास, धर्म, भाषा, इलाका, ये जो बातें थी जी, नवजागरण, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष जो जीवन शैली है, उसको खूंटियों पर टांग दिया। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण जीवन में किसान आंदोलन को संगठित करने में बहुत सारी जो माइंडसेट है उसमें बाधाएं हैं। आज जो शासक वर्ग के नेता हैं,
शासक वर्ग के नेताओं को हम देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष महामानव के रूप में पेश कर रहे हैं, वो आलोचना से परे हैं। तो इसका असर ग्रामीण जीवन पर भी है। आप याद करेंगे भगत सिंह ने ये सवाल उठाया था, आलोचना का सवाल उठाया था, महात्मा गांधी के संदर्भ में ही सवाल उठाया था। लेकिन आज तो ये है कि अभिव्यक्ति का जो सवाल है वो अपने आप में एक अहम सवाल बन गया है, गंभीर मसला है। और हम देखते हैं कि अगर कहीं कानून या न्यायालय इसके पक्ष लेता है तो पुलिस और गुंडा तत्व लोगों को दबाते हैं। तो हमारा जो ये किसान आंदोलन जब दिल्ली बॉर्डरों पर चल रहा था, 13 महीने वो चला है, सारा देश जानता है, दुनिया जानती है कि जो किसान, शोषित पीड़ित किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ अपनी कृषि भूमि को बचाने के लिए, अपने उपज, अपनी मेहनत का सही दाम लेने के लिए और देश भूखा नहीं मरे, खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ रहा था। तो क्या नहीं कहा गया? हमें देशद्रोही कहा गया, हमें आतंकवादी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं और एक पर एक हमले किए गए, बहुत सारी FIR लिखी गई। ग्रामीण जीवन में खेतीहर मजदूरों के सवाल हैं, जो मनरेगा के सवाल को लेकर लड़ते हैं तो उनके ऊपर जाति का लेबल लगाकर और तरह तरह से दबाया जाता है। जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण जो खेतीहर मजदूर ही नहीं, जो छोटे किसान हैं, मध्यम दर्जा के किसान हैं, जब वो संगठित होकर अपनी मांग करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनको तरह तरह से उत्पीड़ित किया जाता है। ये एक पर एक है। अभी मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर, उसमें अभी एक हमारे जो किसान, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके एक संगठन के कार्यकर्ता को जिला से बाहर कर दिया गया। मेधा पाटकर अभी रायगढ़ में, उड़ीसा में पर्यावरण दिवस पर जा रही थी, गांव के किसानों को संबोधित करने के लिए। जो जंगलों की सफाई की जा रही है और बड़ी कंपनियों को जो जंगल दिए जा रहे हैं, कृषि भूमि को दिया जा रहा है, उसके खिलाफ उनको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। ये हम हर रोज भुगत रहे हैं, हम रोज भुगत रहे हैं। मंडियों में जब हम अपनी फसल के दाम के लिए अपना नंबर या अपना उसके लिए करते हैं, तो वहां घोर भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं, पानी के लिए या दूसरे मसलों के लिए, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस फसल बीमा योजना को लेकर भी जब हम आवाज उठाते हैं, तो समस्त जो प्रशासनिक मशीनरी है वो सरकार की बोली बोलने लगती है और पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसान आंदोलन के खिलाफ किया जाता है। इसीलिए सभी क्या है, इसलिए किन हथकंडों का इस्तेमाल है? क्या वो सारे लीगल हैं या उसमें कुछ इलीगल चीजें भी हैं जिनका सरकार इस्तेमाल कर रही है? या सरकार की जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, क्या वो ये वैधानिक और अवैधानिक दोनों ही चीजों का काम इस्तेमाल कर रही है? उसमें तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। देखिए, अभी हरियाणा का मेवात क्षेत्र है, जो मेव बहुल आबादी है, वहां के 9 गांव अपने जो जमीन उनकी अक्वायर कर ली गई थी और सरकार और प्रशासन ने उनको धोखाधड़ी करके दस्तखत करा लिए थे मुआवजा के रेट पर। वो अपने मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं। उनके धरने पर स्कूल की जो बच्चियां थी, यंग लड़कियां थी, उनका सिर फोड़ा गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और उनको धरने पर नहीं बैठने दिया जाता है।
तो एफआईआर भी दर्ज होती है, सिर भी तोड़ा जाता है और कम्युनल भावना भी पैदा की जाती है। तो ये साम दाम दंड भेद जो हर तरीके से तो ये इसी तरह से पानीपत जिला में अभी जब किसान अपनी मांग रहे थे तो एक कंपनी ने किसान के ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको जिंदा जला दिया। अभी हरियाणा की बात। तो इस तरह से किसानों के खिलाफ झूठ मूठ ये पराली जलाने का केस बना दिया जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये कोई एक मामला नहीं है, कोई एक मसला नहीं है, सभी तरह से किसानों के खिलाफ दमन की कार्रवाई की जाती। अगर वो अपनी कृषि भूमि को बचाते हैं या बैंक में उनके ऊपर नीलामी आती है उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो इस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके खिलाफ जब किसान लड़ते हैं तो उनको गुंडा तत्व, ताकतवर लोग, ग्रामीण ताकतवर लोग, राज पार्टी के लोग और जो है सरकारी मशीनरी, ये सभी तरह से दमन किया जाता है। इस दमन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन उसका एक भागीदार है। जी आसिफ भाई, ये बात तो समझ में आ रही है कि चाहे छात्र संगठन हो चाहे किसान संगठन हो, उन सभी को एक दमन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या कारण है कि आज देश में सवाल करना एक देशद्रोह का पर्यायवाची बन गया है? क्यों नहीं इसको एक अभिव्यक्ति के तौर पे लिया जा रहा? क्यों नहीं सरकार इन सब बातों इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है? क्या कारण है? ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पहले सौरभ बोले, फिर उसके बाद हम आपसे दोबारा से सुनेंगे। सौरभ, क्या लगता है आपको? ये तो सही बात है कि सवाल से डर क्यों लगता है इस सरकार को। कोई भी फासीवादी सरकार को सोचने वालों से डर लगता है, सवाल पूछने वालों से डर लगता है। और सोचने वाले, सवाल पूछने वाले लोग कौन हैं, इनको समझना जरूरी है। सोचने वाले लोग जो एकेडमिया में बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, लॉयर्स हैं, या फिर जो उस टेम्परामेंट के लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोला जाए। अभी हमने रिसेंटली देखा कि पहलगाम अटैक के बाद किस तरह से एंटी कश्मीरी सेंटीमेंट स्प्रेड किया गया और कश्मीरी लोगों को अटैक किया गया उन पर जहां वो रहते थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर 80 से ज्यादा एफआईआर हो चुके। और जब हम एफआईआर की बात करते हैं जिसमें नेहा सिंह राठौर, प्रोफेसर महमूदाबाद या और बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर हुए, वो क्या क्रिटिसाइज कर रहे थे। हमारे कॉमरेड आयशा के यूपी प्रेसिडेंट मनीष, उन्होंने एक सवाल किया अपने फेसबुक पोस्ट में कि वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान के रफेल गिराए गए हैं, 4-5 रफेल, तो इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इस बात को क्यों नहीं क्लेरिफाई करते कि वहां पर रफेल मारे गए हैं और ड्रोन गिराए गए हैं। उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद ने जब पोस्ट लिखा, अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि जो राइट विंग, जो दक्षिण पंथी सोच वाले लोग हैं, अगर वो प्रेज कर रहे हैं कर्नल कुरैशी को, और उसी समय हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग पिछले अगर 2014 से 2024 के बीच की बात करें तो 200 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मॉब लिंचिंग ऑफ मुस्लिम्स के केसेज आए। तो अगर हम मॉब लिंचिंग के केसेस देख रहे हैं और हम किस तरह से मुसलमानों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उस पे हम अगर ये सरकार की आलोचना नहीं करते हैं तो ये किस तरह की प्रेजिंग है और ये किस तरह का आपका नेशनलिज्म है। तो जाहिर सी बात है कि एक फांसीवादी सरकार को सवाल से डर लगता है और दोनों लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिए गए। वहीं पर कर्नल कुरैशी के ऊपर
उनको आतंकवादी की बहन बोल के, जिसे जो हेट स्पीच, हेट मॉन्गर्स थे, उनको 24 घंटे में ही आप देख रहे हैं कि जुडिशरी से मिल जाती है, बेल मिल जा रही है। तो ये पूरी तरीके से सरकार ये कंट्रोल की हुई है, सारे स्टेट मशीनरीज को अपने तरीके से चला रही है और उस डिसेंट को क्रिमिनलाइज कर रही है, स्टूडेंट को क्रिमिनलाइज कर रही है और जस्टिस लविंग पीपल्स है उन सब को क्रिमिनलाइज कर रही है, उनके ऊपर FIR लगा दे रही है, UAPA लगा दे रही है। वो एक समझिए कि आजाद हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली की उस व्यवस्था की कितनी दयनीय स्थिति है कि हम देखते हैं कि UAPA के तहत इतने सारे केसेज हैं जो अंडर ट्रायल हैं और 5 साल से उमर खालिद, गुलफिशा, शर्जील, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट जो जेल के अंदर बंद है बिना ट्रायल के। नहीं, मेरा सवाल है सौरभ के क्या कारण क्या है कि सरकार सवालों से डर रही है? सरकार सवाल से इसलिए डर रही है क्योंकि वो जिस नैरेटिव के साथ अपने आप को सस्टेन कर सकती है वो नैरेटिव है फेक नेशनलिज्म, और वो तैयार करेगी फेक एनिमी। तो फेक नेशनलिज्म के नाम पे वो इरेज करेगी हिस्ट्री को, वो नई चीजें गढ़ेगी और वो चाहेगी कि जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं देश वैसे ही चले। तो अगर हम फेक एनिमी की हम बात करें तो एक फेक एनिमी, एक फासिस्ट रेजिम जो तैयार करता है, उसने मुसलमानों को तैयार कर दिया। अगर सवाल को डाइवर्ट करने के लिए अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे कि इंडिया में बेरोजगारी इतनी है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो इनको पता है कि हम रोजगार के मसले पे लोगों को जवाब नहीं दे सकते, तो ये एक फियर क्रिएट करेंगे। वो फियर क्या है? वो फियर ऑफ रिपब्लिक है, रिपब्लिक का फियर क्रिएट करेंगे और जो ये सवाल पूछेगा उसे क्रिमिनलाइज करेंगे और आपके सामने दूसरे नेशनलिस्ट आइडियाज रखेंगे और ये कहेंगे कि देखो आपके रिसोर्सेज पे कब्जा किसका है, आपके रिसोर्सेज पे कब्जा है मुसलमानों का, और उसमें ले आएंगे रोहिंग्या मुसलमानों का। ठीक है, तो आपके सामने एक फेक एनिमी तैयार कर दी है सरकार ने। उस फेक एनिमी और सीरो एनिमी जो है वो एक मुसलमान को अपने नैरेटिव को बढ़ाने के लिए अबाध्य प्रक्रिया तैयार रखनी है, किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहिए, यही एक कारण है। एग्जैक्टली, मेरा कहने का मतलब है जो सिटीजन है, अगर हम सिटीजन की अगर हम बात करें तो सिटीजन का मतलब एक अवेयर सिटीजन सवाल करता है, वो सवाल पूछेगा कि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ क्यों रही है, और वो जब सवाल, मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछ रहा है वो, लेकिन जब उस सिटीजन को मॉब कैसे बनाया जाए? एक पब्लिक को मॉब बनाने के लिए आपको एक एनिमी तैयार करना होगा, और वो ऐसे ही मॉब बना रहा है, वो दिखा के कि एक एनिमी आपका है जो आपके संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, वो एक मुसलमान है। इसलिए हिंदुस्तान में आप देखिए कि जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है वो एक एनिमी की तरह, वो दलित, मुसलमान, आदिवासी, इन्हीं सारे लोगों के लिए। मैं सत्यवान जी के पास जाना चाहूंगा। सत्यवान जी, ये बताइए कि आपकी नजर में ऐसे क्या कारण है कि ये सरकार लगातार सवाल करने वालों से ना सिर्फ डर रही है बल्कि उनको एक सजा दे रही है, और इस तरह की सजा दे रही है जैसे उमर खालिद के लिए प्रोसेस फॉर जस्टिस अपने आप में एक पनिशमेंट बना हुआ है। ना कोई ट्रायल हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है, लेकिन उसने एक बात कही और वो आज जेल की सलाखों के पीछे है और 5 साल से वो लगातार जेल में है। तो और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट हो गया है कि आप आवाज उठाएंगे तो आप उमर खालिद की तरह जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। क्या कारण है कि सरकार इस तरह के एग्जाम्पल सेट करने पे उतारू है? आसिफ भाई, बात है कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, ये समरस समाज नहीं, ये बहुत सारे अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ा जो अंतर्विरोध है, जो शेष सभी अंतर्विरोधों को अपनी लपेट में ले लेता है, वो अंतर्विरोध है कि देश में 1% लोग हैं जो समस्त संपदा, पैदावार के तमाम साधनों, राजसत्ता, ज्ञान के स्रोत, इन सभी के मालिक हैं या उनके नियंत्रण में। 99% लोग
मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर, इंडस्ट्रियल वर्कर, एम्प्लॉइज, ये सभी जो हम मेहनत का वर्ग कहते हैं, शोषित समाज है, ये वंचित है। इसके हाथों में सर्वाइवल करना ये नहीं। इस सरकार की नीति, ये 1% का जो तिजोरी है वो भरना है। इसकी तमाम आर्थिक नीतियां और तमाम दूसरी नीतियां उनके धन को बढ़ाना है। देसी और विदेशी पूंजी का गठजोड़ ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। देश का ये शोषित तबका एकजुट ना हो सके, इसलिए वो जाति पाति, धर्म, इलाका, भाषा, बोली, ये सब का इस्तेमाल करके और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ, समाज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ लड़ा रही है। वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, बहुसंख्यकों को ही नहीं, बल्कि जहां बहुसंख्यक हैं वहां भी विभिन्न ऐसे मसलों को लाकर और उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रही। ऐसी स्थिति में जो एक शासक जो टोला है, शासक तबका है और उनकी ये सेवक सरकार है, इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है ये अभिव्यक्ति का अधिकार, ये ज्ञान, चर्चा, बहस। इसीलिए उसका हमले का केंद्र वो है शिक्षा, इतिहास, विज्ञान और हमारा शैक्षणिक माहौल है। उसने डार्विन को हटा दिया है, विज्ञान का वो पक्षधर नहीं है, अंधविश्वास को फैला रही है। उसने एक नई शिक्षा नीति वो लाई है। और देखिए हमारे जितने शिक्षण विद्यालय, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हमारे तमाम, अभी सौरभ भाई ये जामिया मिलिया के शोधार्थी हैं, इनके ऊपर क्या नहीं हुआ। अभी हरियाणा का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार का है, उसमें छात्रों ने आवाज उठाई कि उनका स्कॉलरशिप कम क्यों कर दिया, कटौती क्यों कर दी, उनके ऊपर फीस वृद्धि क्यों कर दी। उनके जब उन्होंने ये सवाल उठाया, उनके सिर तोड़ दिए गए, उन पर लाठीचार्ज की गई, उन पर कत्ल के केस बनाए गए। आज वो आंदोलन में तो ये आप आइए, आपने अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर अभी सौरभ भाई जिसका जिक्र कर रहे थे, अली खां महमूद आबाद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो उल्टा देशभक्ति पूर्ण बयान दिया था। उन्होंने हमारे देश में जो कुछ शासक वर्ग की सह से हो रहा है उसकी फैले से दिखाई थी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जो एफआईआर दर्ज कराने वाली थी रेणु भाटिया, उसके खिलाफ प्रीति चौधरी, ये न्यूज तक जो एंकर थे, उसने सवाल उठाए कि एक लाइन बताइए उसका क्या अपराध है, वो बोल नहीं सकी। तो ये जितना विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालय में ये हर जगह ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जहां भी विश्वविद्यालय में आवाज उठाते हैं तो वो ज्ञान चर्चा नहीं चाहते, वो ज्ञान चर्चा, ज्ञान पर अंकुश लगाना चाहते हैं। और ज्ञान पर अंकुश लगाने के लिए व्यक्ति के अधिकार पर अंकुश लगाना, ये जो समाज में थोड़ा बहुत सोचने वाला तबका है, सचेत लोग हैं, नागरिक हैं, पत्रकार हैं, मीडिया है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनके मुंह पर ताला लगाकर जिसको हम फांसीवाद कहते हैं, ये सताएंगे भी, रोने भी नहीं देंगे। ये ऐसा एक स्थिति जो पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके सामने अभिव्यक्ति का अधिकार। अब देखिए जब से सरकार आई है, कितने जो बुद्धिजीवियों की हत्या की गई है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे फादर स्टेन उड़ीसा से हो, चाहे भीमाकोर गांव में ये का मामला हो। इन्होंने हमेशा ही बुद्धिजीवी तबके पर हमला किया है। वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इन्होंने आजादी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये जो सच्चा इतिहास, देश की आजादी का इतिहास दिखाया जाता है, ये अशफाक उल्लाह और रामप्रसाद बिस्मिल की जो भावना है उसको भुला देना चाहते हैं, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो लड़े,
या मनमुटाव पैदा हो, उनमें बंटवारा हो और वो मिलकर अपना हक की लड़ाई नहीं लड़ सके। इसीलिए तमाम शिक्षण संस्थाओं को, शिक्षा को, इतिहास को, विज्ञान को, ये मीडिया को, यहां तक कि हमारी न्यायपालिका को क्या कहा हमारे उपराष्ट्रपति ने? आम आदमी की बात छोड़िए, चीफ जस्टिस ने जब अपना न्याय दिया तो कहा कि ये संसद का है। कौन नहीं जानता कि ये संसदीय व्यवस्था के अंदर, संसदीय जनतंत्र के अंदर जो तीन संस्था है, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें चेक एंड बैलेंस है और उसका मूल है संविधान। लेकिन एक गतिशील समाज में, एक परिवर्तनशील समाज में संविधान एक जगह नहीं रहता है। तो मुझे ये कहना है कि आज जो हमला हो रहा है उसके मूल कारण है ये जो पूंजीपति वर्ग के अपने जो ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये अंबानी अडानी उनके धन को, और ये जो ट्रम्प और यूके या दुनिया बड़े साम्राज्यवादी ताकतों के साथ जो हाथ मिला रहे हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सके, लोगों में चेतना नहीं पैदा हो सके, लोग संगठित नहीं हो सके। यही एकमात्र कारण। जी, मैं समझा, लेकिन मैं सौरभ के पास वापस जाऊंगा। सौरभ ने एक बात कही और ये सवाल, खैर सौरभ के सवाल पे मैं जाऊंगा, लेकिन मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी हमारे वक्ताओं की बात सुन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल रख दें, ताकि हम 5 मिनट के बाद हम उन सवालों को आप वक्ताओं से पूछेंगे और फिर उन सवालों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक बड़ा सवाल है। मैं सौरभ से पहले वो सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो अभिव्यक्ति की आजादी पर जिस तरीके से पाबंदियां लग रही हैं लगातार, इनके लिए इसकी रेमेडी क्या है? क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति के बगैर लोकतंत्र का कोई मूल नहीं है। क्या इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है? क्या इसके लिए संसद में कानून लाने की जरूरत पड़ेगी, या इसके लिए कोई और उपाय किया जाएगा, या फिर मतलब मैं शायद ना उस चीज को समझ पाऊं, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे वक्ताओं पर है आज कि वो हमें इस बारे में थोड़ा सा अपनी दृष्टि से बताएं कि क्या जरूरी कदम है जिनको लेकर हमें चलना चाहिए और करना चाहिए। तो सौरभ, पहले आप बताइए कि क्या लगता है कि किन रास्तों से, किन माध्यमों से हम आगे चल के ये इस अभिव्यक्ति की सुरक्षा को, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, इसकी गारंटी कर सकते हैं? सौरभ जी, आसिफ भाई, पहली बात कि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी होता है और जिसमें हम सभी रह रहे हैं, उसके कोर वैल्यूज होते हैं। और लोकतंत्र की जो जड़ है वो यही है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आत्मा होती है कि बिना व्यक्ति की आजादी के लोकतंत्र का कोई आधार नहीं है। और ये इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की रहती है, क्योंकि अगर हम ये कहे जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वो लोकतांत्रिक मूल्य दिखने चाहिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार है हमें है, उसको जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उन मूल्यों को, उस राइट्स को, तो वो असल में होने चाहिए। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस थे वो पूरी तरीके से श्रिंक हो रहे हैं। एकेडमिया में अब वो लोकतांत्रिक स्पेस नहीं रहा है, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो एकेडमिक फ्रीडम क्यों ना हो। एकेडमिक फ्रीडम की अगर हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि प्रोफेसर सव्यसाची ने जब यूपी इलेक्शन में जब बीजेपी को वोटिंग मैनिपुलेशन के लिए एक पेपर लिखा तो उन्हें अपनी प्रोफेसरी गंवानी पड़ी, वहां से निकाल दिया गया। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैंपसेस में जो स्टूडेंट का डेमोक्रेटिक स्पेस है
जो एकेडमिक स्पेस है वो खत्म हो रहा है। अगर हम प्रोफेसर्स का देख रहे हैं और जिस एकेडमिक फ्रीडम की हम बात करते हैं जो उस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आता है, वो भी श्रिंक हो रहा है और नए नए रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू वहां पर कैसे एक फासिस्ट सोच वाले लोग अपने लोगों को भर रहे हैं, उस स्टेट का इन्फिल्ट्रेशन कैसे, ये एक बहुत एक सोची समझी साजिश के तहत है। इसे आइसोलेट करके हम नहीं दे सकती कि एक जगह पे इसे हम देख लेंगे कि ये यहाँ पर है। ये पूरी तरीके से एक एजेंडा के थ्रू हर उस जगह पे जहां पर डेमोक्रेटिक स्पेसेस थे वहां पर ये अपने लोगों को भेज रहे हैं। और इन्होंने अभी क्या किया है, जो सोचने वाली जो जगह थी वो क्या है, वहां पर अपने लोगों को भरना स्टार्ट कर दिया है कि यूजीसी ड्राफ्ट के तहत अब आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग घुस रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस आप रिपीट कर रहे हैं, मेरा है ये सारी बातचीत हमारी आ चुकी है। मैं चाह रहा हूं कि आप रेमेडी पे बात करें कि क्या रेमेडी है, क्या इसके लिए हमें संसद में बिल लाना पड़ेगा, या हमें लगातार पिटिशंस फाइल करनी पड़ेंगी कोर्ट के अंदर, या हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, या इसका और इसके अलावा भी कोई उपाय हो सकता है? क्योंकि देखा ये जा रहा है चाहे वो जैसे अभी सत्यवान जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक को लेजिस्लेशन धमका रहा है ना, कार्यपालिका धमका रही है, वो खुल्लम खुल्ला इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये आपके हक में नहीं है। तो सवाल ये है कि ये हो रहा है, सब जगह हो रहा है कि और ये आज कोई पहला नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी थी तो वो अपने लोगों को लेकर आती थी यूनिवर्सिटीज के अंदर, बंगाल के अंदर सीपीआईएम थी, सीपीआईएम भरकर लेकर आई, आज बीजेपी को ये मौका है, बीजेपी कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी करे, लेकिन जो संवैधानिक हक इस लोकतंत्र में जनता को मिले हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, ऐसे एक माहौल में क्या करना एक जरूरत है, आज के समय की क्या जरूरत है, वो उस पर थोड़ा सा बात कीजिए। ओके, सबसे पहली बात कि लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों से, और जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की हम बात करते हैं, स्पेसेस की बात करते हैं, तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले जो लोग आज सरकार में हैं उन्हें उस जगह से हटाना होगा। और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि लोग एक साथ आके इस सरकार को ओवरथ्रो करेंगे, और दूसरे तरीके से जब इस सरकार का गिरना होगा उसे समझ में आएगा कि जिस जनता ने आपको यहां पर इतने जनसंख्या के साथ, इतने मैंडेट के साथ ऊपर रखा है, वो सरकार, उस जनता का काम यह भी है कि वो आपको गिरा भी सकती है कि अगर उसके खिलाफ अगर जाते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब लोगों से है, और लोग ही इस डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। इस सरकार को आप कोर्ट के पास कितना भी चले जाइए, कितने भी पिटिशंस फाइल कर दीजिए, सरकार जब मजबूत काफी ज्यादा होगी तो आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका कमजोर ही हो जाएगी, क्योंकि संसद मजबूत होगा, वो नए नए कानून लेके आएगा, वहां पर न्यायपालिका उसका कमजोर होना तय है। तो सबसे जो जरूरी बात है कि लोकतंत्र को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी की है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो लोकतंत्र पसंद है, जो न्याय पसंद है, वो लोग इसके खिलाफ जाकर इस सरकार को बाहर करें, इस सत्ता से बाहर करें, और तभी ये संभव हो सकता है। इस अलोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से बाहर कर देना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी, और सही मायनों में हम लोकतंत्र को और उस लोकतांत्रिक स्पेसेस को तभी बचा सकते हैं। सत्यवान जी, मेरा भी आपसे भी यही सवाल है कि इसको लेकर आप लगातार जिस तरीके से लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल तक किसान आंदोलन चला, और अपने मतलब इस सदी की सबसे बड़ी जीत कही जा सकती है लोकतंत्र के अंदर, और आप उसके अग्रणी नेता रहे हैं, तो क्या सड़कों पर उतरना ही एकमात्र समाधान बचा है? इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। और अगर सड़कों पे उतरना एकमात्र समाधान है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये मेरा एक
सवाल है। देखिए आसिफ भाई, मैं क्योंकि सौरभ ने भी इसी की वकालत की है। आपको और हमारे सभी श्रोताओं को मैं एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि ये जो संसद है, संसदीय जनतंत्र है, ये स्वयं संघर्षों की उपज है। जब यूरोप में राजा से आई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, समानता, आजादी, भाईचारा, नारी मुक्ति का संदेश हुआ था। लेकिन आप देखिए तो हमारे देश में भी आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो रोल्ट एक्ट लाया गया था। भगत सिंह ने संसद में जो धमाका किया था वो था कि जो मजदूर आंदोलन है, उस वक्त टाटा के कारखाना में आंदोलन चल रहा था, तो मजदूर आंदोलन है उसको किसी कीमत पर भी कुछ कुचला नहीं जाए, उनका संगठित होने का अधिकार को खत्म नहीं किया जाए, और साथ के साथ स्वतंत्रता के संग्राम में को राज ताकत से नहीं कुचला जाए। तो ये जो आजादी की लड़ाई थी, एक आंदोलन था। इस आंदोलन के चलते चलते ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, संविधान बना, संविधान सभा बनी, संसद बनी। तो ये जो है, तो आज भी तमाम न्याय, न्याय भावना, तमाम ज्ञान, इसका स्रोत है लोकतांत्रिक आंदोलन, जनतांत्रिक आंदोलन, जनता की आवाज, शिक्षा, विचार, चर्चा, बहस, अभिव्यक्ति का अधिकार। आज जो शासक पूंजीपति है, ये शासक पूंजीपति, इसने हमको इतना चूस लिया कि इसका बाजार का संकट है, और उस संकट के खिलाफ जब जनता शिक्षा, बिजली, पानी, इलाज, नौकरी, इन सब के लिए आवाज उठाती, इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए इसका सबसे पहला प्रहार हमारे चिंतन पर है। इसलिए मैंने पहले किया, मेरा सवाल है कि इसका समाधान क्या है? हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। हम इसका सबसे पहला प्रहार हमारे चिंतन प्रक्रिया पर है। हमारे समाज में अंधविश्वासी रहे, ये इंसान बनने की एक जनतांत्रिक सेक्युलर, अभी दिल्ली में मार्च महीना में सीपीडीआरएस का एक सम्मेलन हुआ था नागरिक अधिकारों को लेकर ही। उसमें जस्टिस श्री कृष्ण, उन्होंने कहा था कि हमारा लोकतंत्र अगर उसमें सेक्युलरिज्म नहीं है तो ये कोई मायने नहीं रखता। तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार और सेक्युलरिज्म, ये मूल चीज है। इसके लिए जिस संसदीय जनतंत्र को आंदोलन के माध्यम से जन्म मिला है, वही आंदोलन जब सशक्त रहेगा विभिन्न मसलों को लेकर, हमारा किसान आंदोलन देखिए, भारत की संसद में जहां बीजेपी का, मोदी सरकार का अपार बहुमत है, ब्रूटल मेजोरिटी है, जिसने 3 काले कानून बनाए थे, उन 3 काले कानूनों को किसान आंदोलन के दबाव में रद्द किया गया। उसी संसद ने उनको रद्द किया। तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संसदीय जनतंत्र के इतिहास में यह पहला एग्जाम्पल है कि जिसने 3 काले कानून बनाए थे, वो काले कानून वापस लेने पड़े। किसकी बदौलत? आंदोलन की बदौलत। तो ये जनतांत्रिक आंदोलन को हम सशक्त बनाएं, और जनतांत्रिक आंदोलन के लिए जनता की एकता, ये एकता चिंतन पर निर्भर करती है। हमारा आजादी आंदोलन में रूढ़िवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, जात पात के खिलाफ जो सेकुलर और जनतांत्रिक माहौल, वैचारिक और सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए थी, और आजादी के बाद भी ये हमारे राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक नेताओं ने इसको दबाया। तो आज समाज में वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन
और जनतांत्रिक आंदोलनों को सशक्त बनाना, यह आंदोलन से होगा, संसद में कानून बनाने से नहीं होगा। एक सरकार आती है, कानून को पलट डालती है। आप ख्याल कीजिएगा, 1975 और 76 में 19 महीना सारे देश को कैद में रखा गया था, आपातकाल लागू हुआ था। आज ये अघोषित रूप से, तो घोषित हो अघोषित हो, इसको रोकने का अभिव्यक्ति का अधिकार, जनतांत्रिक अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये तमाम अधिकार एक बात पर निर्भर है, और वो बात है कि हमारे देश में जनतांत्रिक आंदोलन कितना है। जितना जनतांत्रिक आंदोलन है उतना ही जनतंत्र है, उतना ही अभिव्यक्ति का अधिकार है, उतना ही अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसलिए हमारे सामने एक और एकमात्र, यहां हमारे देश में जो कुछ न्याय संगत है, ये न्याय संगत है। आंदोलन के द्वारा, आंदोलन के दबाव से, और जो कुछ न्याय संगत है उसके लिए कानून बनवाना, ये जो मूल चीज है, ये अंतर्विरोध है। न्याय और कानून में अंतर्विरोध है। आज यूएपीए और कितने काले कानून, जो कॉलोनियल कानून था, औपनिवेशिक कानून थे, उन कानूनों को आजादी के बाद ज्यादा कड़ा किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यूएपीए हो, अभिव्यक्ति का अधिकार हो, हमको एक जनतांत्रिक सशक्त आंदोलन, वैचारिक सांस्कृतिक आंदोलन, जिससे जनगण की एकता सुरक्षित रहे, तब हमारा ये जनतांत्रिक अधिकार और हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो, तो अभी हम हमारी ऑडियंस से क्षमा याचना करूंगा, क्योंकि गौहर रजा जी आज नहीं जुड़ पाएंगे, वो एक दूसरे कार्यक्रम में थोड़ा व्यस्त थे और वो कार्यक्रम थोड़ा लंबा खिंच गया। लेकिन अब हम धीरे धीरे ऑडियंस के सवालों पर बातचीत करेंगे। 10 मिनट हमारे पास हैं, हम इससे ज्यादा का समय नहीं ले पाएंगे। तो मेरी दोनों वक्ताओं से बहुत तहे दिल से गुजारिश है कि छोटी छोटी बात में अपनी बात कहें। पहला सवाल सौरभ से है। सौरभ, आपने कहा कि मुसलमानों के जो अभिव्यक्ति है वो लगातार मुसलमानों को एक टारगेट के तौर पर देखा जा रहा है और सरकार उनको टारगेट कर रही है। तो क्या अभिव्यक्ति की जो आजादी है, क्या वो हमला सिर्फ मुसलमानों की अभिव्यक्ति पर हो रहा है इस देश के अंदर? ये थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए, क्योंकि आप तो मुसलमान समुदाय से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आपको भी उसका उसका एक प्रहार झेलना पड़ा। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा इस पर बात करें। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि वैसे तो मैंने कहा भी था कि हर सोचने समझने वालों से, सवाल करने वालों से ये सरकार डरती है और उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जब हम भाजपा आरएसएस की हम बात करते हैं, इनके कोर एजेंडा, इनके कोर वैल्यूज में ही जिस कल्चर नेशनलिज्म जो इनका आइडिया है, जो हिंदू राष्ट्र का आइडिया है, उसमें मुसलमान फिट नहीं होते हैं। और इनके गुरु गोलवलकर ने भी ये कहा था कि हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम कौन है, एक तो क्रिश्चियन है, दूसरा कम्युनिस्ट है और तीसरा मुसलमान है। तो मुसलमान इनके टारगेट पे खास है, क्योंकि मैंने बताया कि फेक नेशनलिज्म के लिए और उस एक फेक एनिमी तैयार करना होगा, तो मुसलमानों को तैयार करके रखा हुआ है। और ये एक मेजॉरिटी को जिस हिंदू राष्ट्र के आइडिया के साथ ये आते हैं, वो इन्हें दिखाया जाना है कि देखिए हमने मुसलमानों के खिलाफ ये एक्शन लिया है। तो इसलिए मुसलमान की आइडेंटिटी खास निशाने पे है। इसलिए जब हम बात करते हैं कि यूएपीए के तहत कितने लोग जेल में हैं, तो 66% से ज्यादा हम देखते हैं कि मुसलमान यूएपीए के थ्रू जेलों में है, और उनका कन्विक्शन रेट 2.2% है, अंडर ट्रायल है। तो आप लगातार देखिए कि एफआईआर कितने लोगों पर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, उसमें खास तौर पे जब लिस्ट उठा के देखे जाए कि वो सब मुसलमान। जब हम बात करेंगे कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने की बात की जा रही है, तो किसके घर बुलडोज किए जा रहे हैं? वो घर मुसलमान के मिलेंगे ज्यादातर। तो सवाल हमारा और जवाब भी यही है कि जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमला मुसलमानों पे है, क्योंकि सरकार मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही देख रही है और वैसे ही ट्रीट कर रही है।
वैसे हमने किसान आंदोलन देखा, हमने देखा कि ऑपरेशन कगार के नाम पर आदिवासियों पर जिस तरह से हमले हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है नक्सली बताकर, माओवादी बताकर। तो ये हमला तो चौतरफा है, लेकिन इनके खास निशाने पे जो टारगेटेड है वो मुस्लिम है, क्योंकि सवाल से ये बच जाए, ये अपने आप को सस्टेन करने के लिए एक फांसीवादी सरकार अपने आप को बनाए रखने के लिए वो एक फेक एनेमी तैयार करता है, वो हिस्ट्री को इरेज करता है। इसलिए आप देख लिए कि हिस्ट्री में से मुगल्स को हटा दिया गया, इवोल्यूशन थियरी हटा दी गई, हंगर इंडेक्स हटा दिया गया कि वो क्वेश्चन बने ही ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये हमला लगातार 2014 के बाद मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा है। इसलिए जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो हम मुसलमानों के आइडेंटिटी पे जाते हैं कि उनको तरह तरह से संसदीय हमले की तरह कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाकर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनकी जमीनों को छीनकर, उनकी आइडेंटिटी, उनके इंस्टीट्यूशन पे अटैक करके, कि एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर किस तरह से ये सरकार उसका माइनॉरिटी स्टेटस ही छीनना चाहती है। तो अब देख लीजिए कि आइडेंटिटी को इरेज किया जाना है, उनके आइडेंटिटी को खत्म ही कर दिया जाए पूरी तरीके से। हाँ, जो कि संभव नहीं है अपने आप में। ये काम हिटलर ने यहूदियों के साथ करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और इसी तरीके से ये काम बहुत बहुत अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग साम्राज्यवादी ताकतों ने उनके मूल निवासियों के साथ करने की कोशिश की। ये ऐतिहासिक रूप से ये एक नाकाम कोशिश है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बीच में संघर्ष होता है और समाज को झेलना पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं सत्यवान जी से कहूंगा, और मैं वही कहूंगा कि 4-5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करेंगे, कि छात्र हों, चाहे एकेडमिशियंस हों, चाहे किसान हों, मजदूर हों, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब जगह हम ये देख रहे हैं कि सभी लोग, और ये सवाल जनता के बीच से आ रहा है, ऑडियंस का ये एक सवाल है कि सभी सब तबके के लोग इस देश के अंदर इसका दंश झेल रहे हैं, और इसके बावजूद उनमें एक जो एकता, इस समस्या को लेकर जो एकता विकसित होनी चाहिए थी, वो एकता विकसित नहीं हो पा रही है। तो मेरा सवाल पहले सत्यवान जी से है कि आप इस पर अपनी एक बात कहें कि क्या कारण है, और उसके बाद मैं चाहूंगा सौरभ 2 मिनट के लिए बोलें कि इसके पीछे क्या कारण है। मैं दोनों के विचार सुनना चाहूंगा, लेकिन मुझे टोकना ना पड़े। सत्यवान जी, आप प्लीज अपनी बात कहें। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि किसी भी देश में जो फांसीवाद है, जब जनतांत्रिक अधिकारों का गला घोटा जाता है, ये सिर्फ एक क्रूर शासन के रूप में नहीं होता। बुलडोजर शासन, पुलिस स्टेट, पुलिस दमन, इसी के माध्यम से नहीं हो सकता। ये फांसीवाद जो है, ये स्थिति को, ये जो शासक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो पैदा करता है। जो पूंजीपति इमरजेंसी ला देने के लिए इंदिरा गांधी के पीछे था, जिसने कांग्रेस के लंबे शासन को सपोर्ट किया था, आज वो ही पूरा पूंजीपति वर्ग भारत का बीजेपी आरएसएस के पीछे खड़ा है। 2014 में जब पहली बार शासन संभाला था, तो आसपास के देशों को, शासकों को यहां बुलाया। तो ये पूंजी के शासन को कायम रखने के लिए सिर्फ दमन का रास्ता काम नहीं कर सकता। इसलिए ये जनतांत्रिक आंदोलन जो हम चलाते हैं, जिसकी जरूरत है आज देश की जनता को, उसके काउंटर में, उसके खिलाफ एक काउंटर आंदोलन। इसीलिए देखिए, ये कहीं गाय को लेकर, कहीं संस्कृत को लेकर, कहीं पुरातन संस्कृति को लेकर, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर, ये जनता के बीच में जनता के एक समूह को, मेहनतकश लोगों के एक समूह को दूसरे समूह के खिलाफ खड़ा करना, ये एक एसेंशियल फीचर है फांसीवाद का। आज ये वर्ल्ड वाइड है। तो बीजेपी
पूंजी के शासन को कायम रखने के लिए जहां प्रगतिशील, देखिए अभी हरियाणा के राज्यपाल ने बंगाल के ये जो नवजागरण का जिक्र किया, उसमें उन्होंने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम नहीं लिया। तो एक तो ये जो प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच है, मैंने पहले कहा, उसके दुश्मन होते हैं। दूसरा, लोगों को लोगों के खिलाफ, तो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को वोट बैंक बनाना, और उसके लिए हमारा मुस्लिम समुदाय, हमारा आदिवासी, हमारा दलित, इनको टारगेट पर रखना ताकि हिंदू समुदाय की ये वोट ले सके, और ये जो पूंजी की कोई सवाल नहीं उठा सके, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, न्याय के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए, गैंगरेप के खिलाफ, ये तो इसके लिए वो एक बंटवारा कायम करना चाहते हैं। इसलिए इसका एकमात्र हल है कि हम ज्ञान विज्ञान की चर्चा करें, आजादी के सच्चे इतिहास को दिखाएं, जिसमें हिंदू महासभा, बीजेपी के पूर्वज क्या कर रहे थे, देश का बंटवारा का थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी इन्होंने रखी थी, किस तरह से अंग्रेजों से माफीनामा कर रहे थे, और आज वही लोग किस तरह से ये ख्याल रखेंगे हमारे देश की आजादी में। जितना हिंदुओं ने योगदान दिया है, सभी समुदायों ने योगदान दिया है, मुसलमानों ने इससे बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। शोषित लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी आजादी के लिए लड़े। तो इसलिए आज इस जनतांत्रिक आंदोलन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये मैं कहना चाहूंगा कि आज जब समाज गरीब और अमीर में बटा हुआ है, तो राष्ट्र की जो धारणा है, राष्ट्र भी राष्ट्र की धारणा गरीबों के हित को जब सामने रखते हैं तब एक है, और पूंजीपतियों के हित को सामने रखते हैं तब एक है। तो हमको 99% जो शोषित पीड़ित हैं, ये राष्ट्र इनसे है। ये जमीन जायदाद, पेड़ पहाड़, नाला, ये तो हमारा भौगोलिक है, लेकिन असल देश है, असल राष्ट्र जनता है। तो ये शोषित पीड़ित जनता जो 99% है, इसके हितों की रक्षा के लिए ज्ञान विज्ञान चर्चा और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये तमाम जन आंदोलन को सशक्त बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। जी आसिफ भाई। सौरभ, मैं आपसे ये सवाल दोहराना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जनता एकजुट नहीं हो पा रही है? आपकी नजर में क्या कारण है? 2-3 मिनट में आप अपनी बात खत्म करें। हाँ, मैं इत्तेफाक रखता हूँ सत्यवान जी की बात से कि जो पूंजीवाद और फांसीवाद का गठजोड़ है, वो जनता का शोषण कर रहा है, उसका दमन कर रहा है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, तो जो एक कंट्रोल्ड नेशनल मेमोरी है, जो ये सरकार बनाए रखना चाहती है, जैसा कि जर्मनी में जूज के साथ हुआ कि वहां पर एक प्योर रेस की अवधारणा थी कि उनके टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया। यहाँ भी वही एक गौरवशाली इतिहास के थ्रू जनता को बाइफरकेट किया जा गया। एक तरफ उनको धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पे दूसरी तरीके से डाइवर्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बेस पे घर घर सिंदूर बांटने की बात की जाए, मतलब अलग अलग तरीके से बांटने का काम ये संघ परिवार करता है। संघ परिवार बीजेपी, बीएचपी, आरएसएस का ये पूरा एक ऐसी सोच है जो कि जनता के अंदर ये इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के साथ जाना है कि आपके सामने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें दूसरी हैं, सबसे पहले देश है। और वो देशभक्ति किस तरह की है? वो देशभक्ति दूसरे समुदाय या दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ है। तो जब जनता को इसमें बांट के रखेंगे हम, वो फेक नेशनलिज्म दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है पूंजीवाद उसी जगह पे अपना काम करेगा। और ऐसा हमने देखा कि ये सरकार इन्हीं पूंजीपतियों के लिए काम करती है, इन्हीं के लिए ही कानून बनाती है। चाहे वो कानून किसान के लिए जो 3 कृषि कानून लाए गए, वो कॉर्पोरेट मॉडल पे लाए गए, और अभी
बस्तर में जो हो रहा है या वहां पर जाके हैदराबाद में देख रहे हैं कि उनकी जमीनों को छीन कर उन्हें डिस्प्लेस करके वहां के जमीनों पर ये अपने अफेयर्स के लिए अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हर सरकार इसी तरीके से काम करती है कि पूंजीपतियों के सहारे ये सरकार चलती है और जनता का शोषण करती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो जन आंदोलन की हम बात करते हैं कि जनता का आंदोलन सड़कों पे उतर के आता है, एक समय था कि हम उठ के आ रहे थे क्योंकि हमारे सामने रोजगार की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही थी। आज वो सब बाहर आपके सामने वो दिखाया नहीं जा रहा है, आपके सामने कुछ और पेश किया जा रहा है। अब इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि जो सवाल करेगा इस पे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसी फियर ऑफ रिपब्लिक की मैं बात करता हूं कि आपको ऊपर इतना अटैक कर दिया जाए कि दूसरे लोग सवाल करने से ही डर जाए। तो जिस आंदोलन की नींव सवाल करना है, जब जनता को ये पता चलेगा कि जो सवाल कर रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार एफआईआर कर दिए जा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से जितने स्टेट एजेंसीज हैं उनको इनके पीछे लगा दिया गया। इसलिए जनता के अंदर वो डर है, और वो डर कहीं ना कहीं जब दमन ज्यादा होता है, शोषण ज्यादा होता है, तो विस्फोट भी वैसा ही होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यही जनता जो आज इन्हें सरकार में लाई है, इन्हें सरकार से बाहर भी कर सकती है, इन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी और आरएसएस का, मैं इसके लिए जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैं बस अपनी बात कर रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बात समझना जरूरी है कि बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार का बदल देना ही बदल देने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये अब हम ये बहुत लंबा हो जाएगा सत्यवान जी, मैं ऑडियंस अधीर है, लेकिन 2 मिनट आपके लिए ठीक है, आपकी गुजारिश है, 2 मिनट के लिए मैं मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि जनता संगठित नहीं हो रही, ये बात सही नहीं। किसान आंदोलन दिखा दिया जनता संगठित हुई है, हो रही है। 9 जुलाई को हड़ताल होने जा रही है, सारे देश के सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सारा देश का कर्मचारी, औद्योगिक मजदूर कर्मचारी आंदोलन में है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सारा देश का किसान उसके साथ है, आंदोलन हो रहे हैं। इस देश में 2 राजनीति है, एक चुनाव की राजनीति और एक आंदोलन की राजनीति। चुनाव की राजनीति में भी सारा सब कुछ संसद के अंदर घेर दिया है, संसद के अंदर सवाल नहीं पूछे जाते। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, ये जनतांत्रिक आंदोलन ये जितना सशक्त होगा, यूएपीए को लेकर कहां विरोध में आंदोलन है आज। तमाम जो वाम पार्टी कहलाती हैं, चाहे दक्षिणपंथी पार्टी कहलाती है, संसद के अंदर है चाहे संसद के बाहर है, यूएपीए के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ कहां आंदोलन है? भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कौन राजनीतिक पार्टी आंदोलन कर रही है? मैं एक ही बात कहूंगा, जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा विभिन्न किसानों के संगठन को लेकर एक संघर्ष कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में आया, हमारे देश में नंदीग्राम सिंगूर में जमीन बचाई गई संघर्ष कमेटी बनाकर, नोएडा टप्पल यूपी में जमीन बचाई गई, हरियाणा में जो ये गुड़गांव और झज्जर की जो SEZ को रोका गया आंदोलन करके, सभी यूनिवर्सिटियों में छात्र संघर्ष कमेटी बनाकर। इसलिए मैं कहूंगा कि प्रभावित उत्पीड़ित जनता से मैं एक ही अनुरोध करूंगा, एकमात्र रास्ता है कि उत्पीड़ित जनता जहां भी है वो अपनी संघर्ष कमेटियां बनाए और आंदोलन करे। अभी ताजा उदाहरण है, 16 जून को मोदी सरकार के एक मंत्री है रेवाड़ी में, हरियाणा में, 6 गांव के लोग उनके पास गए थे, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आज वो गांव के किनारे पर धरने पर बैठे आंदोलन में। ये संघर्ष कमेटी उत्पीड़ित लोग, छात्रों हो, नौजवानों, महिलाएं हो, किसान हो, कर्मचारी हो, बिजली मीटर या काला के खिलाफ लड़ने वाले कर्मचारी हो, उपभोक्ता हो, आज एकमात्र उपाय है कि उत्पीड़ित जनता, प्रभावित जनता अपनी संघर्ष कमेटियों के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए लड़े, और ये लड़ाई के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, जनतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से अपने हकों के लिए, और इसके लिए साथ साथ सांस्कृतिक आंदोलन के आगे हमारी एकता को कोई भंग नहीं कर सके, जाति धर्म भाषा के नाम पर। यही एकमात्र रास्ता। आसिफ भाई धन्यवाद। तो